नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग आधुनिक भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों और कृषि से संबंधित 3 नीतियां लागू की गई थी, जिसमें आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके लागू करने का उद्देश्य क्या था, ये किन क्षेत्रों में लागू की गई, किन कारणों से लागू की गई और क्या प्रावधान थे इसमें, साथ ही साथ इसका प्रभाव क्या पड़ा। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत थी, कुछ समस्याएं। तो अब रोज़ आप लोगों को जीएस प्री के लिए और मेंस के लिए वीडियो मिलती रहेंगी। आप लोगों से बस निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर इस वीडियो पे आप लोग कम से कम 1000 से कम व्यू होता है तो मेरी मेहनत बेकार जाती है। इतना मैटर खोज के और मैटर तैयार किया जाता है, इसको पीपीटी को, उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो प्रश्न छूटे न। आप लोगों का कई एग्ज़ाम सामने है। पीसीएस 26 है, आरओ की वैकेंसी फिर आएगी, आरओ हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी से अनेक भर्ती तो हैं ही, लोअर पीसीएस सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों की भर्ती है, जहाँ जीएस की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। कठिन पेपर आ रहे हैं, देख रहे हैं, अभी हाल ही में लेखपाल का पेपर हुआ, सब स्टैंडर्ड पेपर हो रहे हैं। पेपर हल्के फुल्के अब नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको कम से कम पूरी जानकारी सही से रहेगी। ऊपरी स्तर की जानकारी तो रहे ही रहे, कम से कम नीचे उसके अंदर की तह में जाके जानकारी अगर मिलेगी तभी आपका पेपर सही से होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में देखिए पूरा और शेयर करिए। कोई आपको ऐसी तो न्यूज़ मिल नहीं रही है कि जो काम की नहीं है। आपके प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित ही सारी जानकारी दी जा रही है और पूरी तरह निःशुल्क। इसमें कोई लालच आज नहीं है, न कल आने वाले समय में भी होगा। आप लोगों को बस प्यार सहयोग मिलता रहे। ठीक, वीडियो पसंद आए तो कम से कम एक कमेंट तो ज़रूर कर दिया करिए। देखिए, ब्रिटिश सरकार जब 1600 में कंपनी की स्थापना होती है तो उसके पश्चात तो शुरू में कंपनी व्यापारिक काम पे ही ध्यान देती है। ठीक, पहले कंपनी व्यापारिक कामों पे ध्यान देती है, लेकिन जैसे ही जैसे बंगाल विजय होता है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, हमने पहले ही पढ़ा दिया इसको, प्लासी बक्सर तमाम ऐसे युद्ध जो हैं और क्षेत्रीय राज्यों से ब्रिटिश कंपनी के संघर्ष के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप जाएंगे तो। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब बंगाल विजय होती है तो धीरे धीरे करके बम्बई पे नियंत्रण, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई, बंगाल प्रेसिडेंसी और आपके पंजाब क्षेत्र, ये पूरे भारत पे एक तरह से नियंत्रण कर लेते हैं। देखेंगे तो लगभग पूरे भारत पे नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक, समझिएगा, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा और मैं कर दूँ। थोड़ा गड़बड़ ही बन रहा है, पेन सही से नहीं चलती, दिक्कत हो जाती है। समझिएगा कि जैसे मान लीजिए भारत है तो पूरे भारत पे एक तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है। कहीं प्रत्यक्ष थे, कई छोटे रजवाड़े थे तो अंग्रेजों के अधीन थे, कंपनी के अधीन। तो सरकार ने यहाँ पे ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी उसकी पूर्ति के लिए उनको चाहिए कच्चा माल, और कच्चा माल जब तैयार हो जाएगा उत्पाद में किसी, तो उसको चाहिए बाजार। कंपनी ने किया क्या, भारत बहुत बड़ा कृषि प्रधान क्षेत्र है, आज भी है, प्राचीन काल से रहा है। सभ्यता के विकास से भारत में नदी क्षेत्र रहे हैं, दोआब क्षेत्र रहा है, तो यहाँ कृषि बहुत अच्छी होती है।
तो उनको चाहिए था अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्लस अपने यहाँ के कामगारों के लिए चाहिए था खाद्यान्न। तो भारत से खाद्यान्न और कच्चे माल दोनों पे उनका मुख्य ध्यान था। तो उन्होंने क्षेत्र के आधार पे कौन सा क्षेत्र किस आधार पे उपयोगी होगा और कौन सी नीति लागू की जाए कि वहाँ की जनता विद्रोह न करे, इसी तमाम बातों को ध्यान पे रख के 3 नीतियाँ लागू की, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी। जहाँ जैसा उनका नियंत्रण था उसी आधार पे लागू किया। ये नहीं कि मनमाने तरीके से उत्तर में कोई लागू कर दिया, दक्षिण में कोई, पश्चिम या पूरब में। जहाँ जैसा नियंत्रण था इन सब बातों पे ध्यान दे के नियंत्रण किया गया। ठीक, तो क्रमशः चलिए देखते हैं। 1772 में वारेन हेस्टिंग ठीक एक नई भू राजस्व पद्धति लागू करता है। होता क्या है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जब दीवानी अधिकार मिलता है 1765 में बक्सर युद्ध के बाद, तो क्लाइव के पश्चात जो भी और गवर्नर आते हैं वो लेके 72 तक ये कहा जाता है ना कि खूब अच्छे से दोहन कर रहे थे भ्रष्टाचार से, किसानों का शोषण, व्यापारियों का शोषण। वारेन हेस्टिंग आता है तो उसको यह नीति पसंद नहीं आती। वह एक नई भू राजस्व पद्धति शुरू करता है जिसे इजारीदारी प्रथा के नाम से जाना गया। ठीक, यह प्रथा 2 विशेषताओं से मुख्य रूप से युक्त थी। पहली, यह 5 वर्ष के लिए लागू किया था। वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा को 5 वर्ष के लिए सुनिश्चित किया कि 5 वर्ष तक कोई लगान की एक राशि निश्चित की जाएगी और वही वसूल की जाएगी। 5 वर्षीय आधार पर भूमि ठेके पे दी गई। ठीक, ठेके मतलब किसी व्यक्ति को कोई ज़मीन दे दी गई कि आप वहाँ कृषि कार्य करवाएंगे, आप लगान लेंगे और लगान कंपनी को भी जमा करेंगे, उसमें से कुछ भाग अपने पास रखेंगे। इसी तरह से दूसरा था भू राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को, जो सर्वाधिक बोली लगाता उसको यह अधिकार दिया गया। आगे चल के 77 में व्यवस्था परिवर्तित करके 1 वर्ष में बदल दी गई। पहले क्या था, पहले उसने 5 वर्ष के लिए लागू किया, बाद में देखा कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, कुछ कमियां थी, तो उसने 1 वर्ष ही लागू कर दिया। ठीक, फिर आगे चल के फिर उन लोगों का अपना वो चलता रहा रिसर्च, शोध कार्य कि ये कौन सी पद्धति और सफल होगी तो लागू किया जाए। ये आपको बताया द्वैध शासन पे जब बंगाल में लागू होता है बक्सर युद्ध के पश्चात या इलाहाबाद की संधि के पश्चात, तो बंगाल पे द्वैध शासन ठेके पर भूमि देने की व्यवस्था शुरू की गई थी उसी समय। और आप देखेंगे मोहम्मद रजा खां को पहला बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। नवाब या वो दीवान थे जो टैक्स वसूलते थे। भू राजस्व वसूलने का कार्य दिया गया था किसको, बंगाल में मोहम्मद रजा खां को। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, और राजा सिताब राय को कहाँ दिया गया था ये कमेंट में बताएंगे। रजा खां को तो बंगाल में दिया गया अधिकार भू राजस्व वसूल करके कंपनी को देना। राजा सिताब राय को कहाँ का चार्ज दिया गया था, दीवान बनाया गया था। आप लोग कमेंट में बताइए इसको। 1769 में अमीनों को हटा के रेवेन्यू सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई। ये डेट याद रखिएगा। 1769 अमीन जो पद था इसको समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह क्या किया गया, रेवेन्यू सुपरवाइजर का पद बना के नियुक्त किया गया। 1771 में क्या किया जाता है, मुर्शिदाबाद तथा पटना में रेवेन्यू काउंसिल की स्थापना की जाती है। ठीक, रेवेन्यू काउंसिल की स्थापना मुर्शिदाबाद और पटना में की जाती है। कंट्रोलिंग कमेटी भी बनाई जाती है भू राजस्व से संबंधित। वारेन हेस्टिंग ने बताया कि 1772 में 5 वर्षीय इजारेदारी प्रथा लागू किया था। इजारेदारी मतलब जमींदारी प्रथा ही थी। 72 में ही उसने केंद्रीय खजाना का जो राजकोष था, ठीक, केंद्रीय खजाने का राजकोष जो था कंपनी का, उसको मुर्शिदाबाद से हटा के कोलकाता स्थानांतरित करता है। इसका कारण था कोलकाता को राजधानी बनाया गया। 1772 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है, वो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद कोलकाता का महत्व बढ़ने लगता है। ठीक, कोलकाता अनेक गतिविधियों का केंद्र कंपनी का बन जाता है। तो कोलकाता में इसने केंद्रीय खजाने को, राजकोष को स्थानांतरित किया। 5 वर्षीय पंचशाला या अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। पिट्स का इंडिया एक्ट जो आता है उसी में यह पहली बार कहा जाता है कि बंगाल के क्षेत्र में कोई अस्थायी भू राजस्व नीति लागू की जाए।
अर्थात ब्रिटिश संसद और ब्रिटेन के जो अर्थशास्त्री थे वह भारत के लिए नीति निर्माण करना शुरू कर दिए थे कि भारत से आर्थिक दोहन किस आधार पर किया जाए। तो बंगाल जो उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में था उस समय, वहाँ अस्थायी भू प्रबंधन व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा, कभी पूछ ले तो पहली बार पिट्स के इंडिया एक्ट से लागू किया गया था। इससे पिट्स के इंडिया एक्ट से। ठीक, ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था के तहत भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए गए, जिसमें नवीन भू राजस्व नीतियाँ, भू राजस्व का निर्धारण, भू स्वामित्व का निर्धारण, अधिकार, भूमि पर अधिकार, अधिक भू राजस्व की मांग ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था, व्यापारिक नीति और भारतीय उद्योगों के प्रति उदासीनता की नीति ने कालांतर में किसान विद्रोहों में वृद्धि लाई। नीतियाँ थी किसान कृषि संबंधित, उसमें इनका था कि ज़मीन पर अधिकार किसका होगा, ज़मीन का मालिक कौन होगा, लगान वसूल करने का अधिकार किसको होगा, जो कंपनी को लाके जमा करे, और व्यापारिक जो हस्तशिल्प कला उद्योग था भारत का मुख्यतः, उस पर इन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। उसे समाप्त करके ब्रिटेन निर्मित मतलब मशीन निर्मित उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचा जाए, यहाँ के उत्पादों को समाप्त किया जाए। ठीक, सरकार, जमींदार, स्थानीय साहूकार, स्थानीय अधिकारी आदि सभी ने किसानों का शोषण किया। देखिए, सरकार मतलब कंपनी, जमींदार थे मीडिएटर, स्थानीय साहूकार थे क्या है, कभी कभी लगान प्रत्यक्ष नगद में ली जाती थी, नगद मतलब रुपए में। किसान पैदा करता था अनाज, अब किसान करे क्या, उसको देना है नगद, तो पैसा लेने के लिए कहाँ जाता था वह, नगद लेने के लिए साहूकार के पास जाता था। ठीक, साहूकार क्या करता था, मान लीजिए उसके 100 रुपये की कोई उपज है गेहूँ, तो उसे 90 रुपये में लेता था, क्योंकि जानता था कि किसान की मजबूरी है, उसे चाहिए पैसा, तो किसान मजबूरी में 90 रुपये में बेच देता था, 10 रुपये यहाँ घाटा हुआ। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता था, अकाल पड़ गया, कोई ऐसी समस्या है जिसमें उत्पादन नहीं हुआ सही से। ठीक, तो ये साहूकार करते क्या थे, ये साहूकार करते थे, इनसे ऋण लेते थे किसान। ऋण की ब्याज दर बहुत मोटी होती थी, बहुत अधिक, साल भर में 100 रुपये का 200 रुपये 300 रुपये हो जाता था। मतलब कहने के था कि वह सरकार को भी टैक्स दे रहे थे किसान, जमींदार को भी टैक्स दे रहे थे, मतलब लगान, दोनों को, और साथ साथ साहूकार के ऋण का ब्याज भी चुका रहे थे। तो इन तिहरे जो शोषण का तरीका था, इससे किसानों की दयनीय दशा थी। एक पुरानी फिल्में देखेंगे, उसमें दिखाएंगे ये चीज़ें। जनता अर्थात किसानों में निर्धनता थी और निर्धन बनते चले जा रहे थे। अज्ञानता का फ़ायदा कंपनी, साहूकार और पढ़े लिखे लेते थे जो अधिकारी थे। किसान भाग्यवादी था कि भगवान के भरोसे जो ईश्वर देगा वही हमारे हिस्से का है, मतलब भाग्यवादी था वह। खेती को अब भाग्य या किसी को जुआ कहा गया ही है, उसको मानता था। विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए थे, किसानों में कोई संगठन नहीं था, सब अपने अपने क्षेत्र में बिखरे हुए थे। स्थान परिवर्तन करने की क्षमता थी। अगर देखते थे पहले भी झूम कृषि जिसे आज कहा जाता है भूगोल के शब्दावली में, पहले भी झूम कृषि की पद्धति थी। एक जगह खेती 4-5 साल किए, फिर दूसरी जगह चले गए, तो स्थान परिवर्तन भी बहुत करते थे। इन कारणों से वो संगठित नहीं हो पाए, परंतु कालांतर में अनेक किसान विद्रोह देखने को मिले। कारण था कि इतना अधिक शोषण बढ़ने लगा कि कुछ न कुछ नेतृत्वकर्ता सामने आए और उन्होंने किसानों को एकजुट किया और विद्रोह प्रदर्शन शुरू किया। तो हम देखते हैं जो 3 कृषि भू नीतियाँ थी, उसके नाम और उनके कार्य, उनका विस्तार क्षेत्र, उनकी रूपरेखा। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को ही जमींदारी नाम दिया गया था, मालगुजारी नाम दिया गया था, बीसवेदारी, जागीरदारी, इस्मतदारी, ये सब एक ही व्यवस्था के नाम हैं।
आप लोगों से कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग दुविधा मत रहिएगा कि अगर मान लीजिए प्रश्न में अस्थाई बंदोबस्त दिया तो वही है, जमींदारी दिया तो वही व्यवस्था है, मालगुजारी दिया, बीसवेदारी दिया, जागीरदारी या इस्मतदारी, सब एक ही व्यवस्था के कई नाम हैं, किताबों में अलग अलग मिलते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग बराबर ध्यान दीजिएगा क्या क्या नाम है। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त, इसी का नाम जमींदारी है, इसी का नाम मालगुजारी है, इसी का नाम बीसवेदारी है, इसी का नाम जागीरदारी है, इसी का नाम इस्मतदारी है। यह व्यवस्था भारत के कुल क्षेत्रफल का, तत्कालिक भारत जो था उस समय, बंगाल और पाकिस्तान वाला, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान, ये सब क्षेत्र थे उस समय। ठीक, तो भारत के कुल 19% भूभाग पर लागू किया गया था। कौन सी व्यवस्था? अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस खंड, किताब में कभी पूछ लेता है प्रश्न में, बनारस खंड जो है आज का, उसमें गाजीपुर भी रहता है, याद रखिएगा। कभी कभी किताबों में मिलता है बनारस और गाजीपुर, तो बनारस खंड में ही आ जाता गाजीपुर। ठीक, साथ ही साथ उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई। कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और कर्नाटक के उत्तरी भाग में। 1790 में कॉर्नवालिस ने इसे 10 वर्ष के आधार पर लागू किया था। कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि इसे 10 वर्ष के लिए लागू किया जाए, परंतु 1-2 साल में उसकी विचारधारा बदली, उसके कुछ सहयोगी ने उसे कुछ सुझाव दिया, तो आगे चल के 22 मार्च 1793 को इसे अस्थायी रूप से लागू कर दिया। ठीक, कि यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस खंड यूपी का और उत्तरी कर्नाटक में अस्थायी रूप से चलती रहेगी। जो भी लगान की दर निश्चित रहेगी उसमें परिवर्तन नहीं होगा, यह अस्थायी बना दिया गया। जेम्स ग्रांट ने जमींदारी भू राजस्व नीति के संबंध में जमींदारों को स्वामित्व प्रदान करने का विरोध किया था। आपसे अगर पूछ ले, ठीक, आपसे अगर पूछ ले कि किसने विरोध किया था कभी कभी, तो याद रखिएगा जेम्स ग्रांट नाम था उसका, जिसने इस प्रथा का विरोध किया। प्रथा का नहीं विरोध किया उसने, सिर्फ एक विरोध किया कि जो जमींदार को भूमि का स्वामी माना जा रहा है वह न माना जाए। ठीक, तो जमींदार को भू राजस्व नीति मतलब जमींदारी व्यवस्था के तहत अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का स्वामी न माना जाए, इस प्रथा का विरोध करने वाला एक ही व्यक्ति था, जेम्स ग्रांट। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था निर्धारण में कॉर्नवालिस के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो सर जॉन शोर और चार्ल्स जेम्स ग्रांट, ये भी था इसमें, और जॉन शोर भी थे। 2 सहयोगी थे इसके, याद रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त में तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दोनों सहयोगियों का नाम कभी कभी पूछा गया है कि इसके कौन सहयोगी थे या इस प्रथा या पद्धति के कर्ता धर्ता थे। अस्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। सूर्यास्त कानून कहने का ये तात्पर्य था, मान लीजिए 31 दिसंबर लगान वसूल करके जमा करने की तिथि घोषित की गई कंपनी द्वारा। अब जमींदार को ये कहा गया कि इस दिनांक को लगान वसूल करके जमा करना है। अब जमींदार अगर इस तिथि को ज़मीन को मतलब भू राजस्व वसूल करके जमा नहीं कर पाया तो उसकी ज़मीन उससे छीन ली जाती थी। उसी दिन सूर्य डूबने से पहले उसकी ज़मीन उससे छीन ली जाती थी। इसी को सूर्यास्त कानून कहा गया कि उस निर्धारित तिथि से पहले अगर भू राजस्व नहीं जमा किया जाता तो जमींदार से ज़मीन छीन ली जाएगी और उस ज़मीन की नीलामी करके किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाएगी। ठीक, यही था। यदि निर्धारित तिथि के दिन सूर्यास्त से पूर्व लगान जमा नहीं करता तो जमींदार से ज़मीन छीन ली जाएगी, उस ज़मीन की नीलामी की जाएगी। और भारत में प्रचलित अस्थायी बंदोबस्त इंग्लैंड की भू राजस्व नीति से प्रेरित थी। इंग्लैंड में यह प्रथा जारी थी। ठीक है, उसी का अध्ययन करके कॉर्नवालिस, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट ने इस प्रथा को भारत में लागू किया। इस चीज़ को ध्यान रखिए। मोटा मोटी पहले कॉर्नवालिस ने इसे 10 वर्ष के लिए लागू किया 90 में, लेकिन 3 साल बाद 22 मार्च 1793 को इसे अस्थायी रूप से लागू कर देता है। जेम्स ग्रांट जो था वह
जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का स्वामित्व मानने से विरोध करता है। जॉन शोर और जेम्स ग्रांट कॉर्नवालिस के दो प्रमुख सहयोगी थे जिन्होंने इस प्रथा को प्रचलित या लागू कराने में मदद की। जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। कॉर्नवालिस के कार्यकाल में कोलकाता में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की जाती है। मैंने ये पढ़ा दिया है पहले भी, फिर याद रखिए। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कॉर्नवालिस द्वारा कोलकाता में की जाती है। इसके सदस्य जॉन शोर और जेम्स ग्रांट थे। ग्रांट होगा, ग्रांट नहीं, टाइपिंग गलती हो गई है। इस जमींदारी व्यवस्था के तहत जमीन का मालिक किसे माना गया? जमींदार को। उसे कुछ अधिकार भी दिए गए। क्या? वह ज़मीन बेच सकता था, रेहन मतलब गिरवी रख सकता था, साथ ही किसी को दान भी दे सकता था अपनी ज़मीन। कंपनी द्वारा भूमि कर देने के लिए केवल जमींदार को उत्तरदायी ठहराया गया। मतलब अगर किसी भूखंड को किसी जमींदार को दे दिया गया तो अब ये जमींदार ही कंपनी को टैक्स जमा करेगा। ठीक, वह कंपनी किसानों से कोई संबंध नहीं रखना चाहती, सीधा सीधा जमींदार से। कर न देने पर उसकी ज़मीन जब्त कर ली जाती थी। ठीक, इसे सूर्यास्त कानून के तहत किया जाता था। भू राजस्व की दर बहुत ऊंची थी। अगर मान लीजिए 100 रुपये निश्चित किया गया कि 100 रुपये लगान लेना है किसी क्षेत्र से, उसमें से 89% कंपनी को जाता था और 11% किसको? जमींदार को। जमींदार करता क्या था? एक तरह से मीडिएटर था कंपनी के बीच और किसान के बीच। एक मीडिएटर जमींदार था। जमींदार किसानों से टैक्स लेके भू राजस्व कंपनी को जमा करता था। उस जमा करने की लेन देन की क्रिया में जो काम वो करता था उसे मेहनताना या पेमेंट जो भी कहिए उसको 11% मिलता था। जमींदार के पास रखा जाना निश्चित हुआ। एक याद रखिएगा नोट, बेडन पावेल यूरोपीय इतिहासकार हैं। इनकी एक पुस्तक है द लैंड सिस्टम ऑफ इंडिया 1892। ये किताब कभी पूछी जा सकती है, तो उन्होंने इस पे बहुत अच्छे से लिखा है। क्या नाम है? भारत में भू राजस्व नीतियाँ जो थी भूमि संबंधी, उस पर उन्होंने रिसर्च की करके लिखा है। उनकी किताब का नाम है, कभी पूछ सकता है, द लैंड सिस्टम ऑफ इंडिया 1892। यही उनकी किताब का नाम है। लेखक हैं बेडन पावेल। इस चीज़ को याद रखिएगा, बेडन पावेल, द लैंड सिस्टम ऑफ इंडिया। आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त। आरसी दत्त ने अस्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य बंगाल में पूर्णतया राजभक्त जमींदारों को उत्पन्न करना था, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यधिक सफलता भी प्राप्त हुई। इनका एक कोटेशन है, कभी मेंस से लिखना हो तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी बातें मेंस में आराम से लिख सकते हैं। जमींदारी व्यवस्था के संबंध में लिखना हो, इसका प्रभाव क्या पड़ा या महत्व, ठीक, सफलता, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी लाइन है। कितनी लिखनी है? लिख देना है कि आरसी दत्त के अनुसार अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का उद्देश्य बंगाल में पूर्णतया राजभक्त उत्पन्न करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अत्यधिक सफल हुए। साथ ही पी रॉबर्ट्स है, पीर नहीं है, पी रॉबर्ट्स के अनुसार अस्थायी भूमि व्यवस्था ने ब्रिटिश शासन को स्थायित्व और लोकप्रियता प्रदान की, प्रांत को सबसे अधिक समृद्धशाली बनाने की सहायता की। यह व्यंग है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं हो। प्रांत अधिक समृद्धशाली नहीं बने, कंपनी समृद्धशाली बनती गई। कंपनी को लाभ हुआ, जमींदारों को भी घाटा हुआ और किसान का तो भरपूर शोषण हुआ। या एक व्यंग बोलते हैं क्योंकि विदेशी हैं तो कंपनी के हित में बोल रहे हैं। बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी भूमि कर व्यवस्था बुद्धिमत्तापूर्ण लागू की, पूर्ण संचालित की गई। भारत में ब्रिटिश शासन को स्थायित्व मिला। ठीक, बेवरीज के अनुसार, ये भी विदेशी हैं इतिहासकार के अनुसार, यह भयानक भूल तथा अन्याय पर आधारित योजना थी। केवल जमींदारों के साथ समझौता हुआ, कृषक के अधिकारों को पूर्ण रूप से उपेक्षित किया गया। आप सोचिए कि कोई भूखंड है, किसी किसान का है एक्स का, उसकी ज़मीन उससे लेके वाई को दे दी जाए और ये ज़मीन का मालिक भी नहीं है, इसे जमींदार घोषित कर दिया गया।
कि तुम अब इस भूखंड को किसी भी किसान को दे दोगे, वह खेती करेगा, उससे टैक्स लोगे और उस टैक्स को कंपनी के पास जमा करोगे और बीच में मीडिएटर के रूप में काम करने की वजह से तुम्हें भी कुछ पैसा मिलेगा। इसको महत्व दिया गया। इसी को कई बार मुख्य परीक्षा में पूछा गया है कि आखिर बंगाल में जमींदारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया। तो आप लोग ध्यान रखिए कि 1765 में इलाहाबाद संधि के पश्चात बंगाल पर नियंत्रण होता है। बंगाल सूबा जो था आबादी की दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से बहुत समृद्ध था। जनसंख्या भी सघन थी और कृषि कार्य भी बहुत होता था। खनिज संपन्न क्षेत्र नहीं था, कृषि कार्य। तो बंगाल से ज़्यादातर खाद्यान्न और व्यापारिक फसलें उपजाई जाती थी। नील की खेती, सोरा, अफीम, जूट, गेहूँ, धान, ये सब उपजाया जाता था। बंगाल का मतलब ये था कि आज का बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, ये सभी क्षेत्र उसी में आते थे, झारखंड के। तो इन्होंने देखा कि अगर प्रत्यक्ष रूप से किसानों से लगान वसूल करना चाहें तो हमें चाहिए ऐसे वफादार व्यक्ति जो ईमानदारी से लगान एकत्र करे और ला के कंपनी को जमा करे। तो इनके पास अभी बहुत बड़ा प्रशासनिक ढांचा नहीं था। इनके पास बहुत बड़े प्रशासनिक ढांचा नहीं था। तो इनको चाहिए था एक स्वामी भक्त वर्ग चाहिए था या व्यक्ति। इसी पद्धति को अपनाने के लिए इन्होंने कुछ लोगों को जमींदार बना दिया जो ज़मीन के मालिक नहीं थे। इनको कहा गया कि ठीक है, तुम्हें एक ज़मीन दी जा रही है, तुम ये काम करो। शुरू में एक ज़मींदार खुश थे क्योंकि इनको सिर्फ टैक्स वसूलने और टैक्स कंपनी को जमा करने के बदले कुछ पैसा मिलता था। लेकिन बाद के काल में जब इनकी ज़मीनें भी सूर्यास्त कानून के तहत छीनी जाने लगी तो ये लोग भी नाराज़ हो गए। अनेक विद्रोहों में जमींदारों ने भी भाग लिया, लेकिन शुरू में ये कंपनी के प्रति स्वामी भक्त बने रहे। ठीक। दूसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी। ठीक, महलवाड़ी पद्धति या महल व्यवस्था। इस व्यवस्था का जनक कौन था? हाल्ट मैकेंजी महलवाड़ी व्यवस्था का जनक था। यह भारत के कुल 30% क्षेत्र पर लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत किन किन क्षेत्रों में क्षेत्र शामिल थे? उत्तर प्रदेश का अवध और आगरा प्रांत, लगभग पूरा उत्तर प्रदेश, बनारस मंडल छोड़ के बनारस किस में था? अस्थायी बंदोबस्त में। मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ क्षेत्र तथा दक्षिण के कुछ भाग इसमें शामिल थे। सर्वप्रथम 1819 में हाल्ट मैकेंजी ने इसका प्रस्ताव रखा। 1822 में रेगुलेशन एक्ट जो था रेगुलेशन की धारा 7 के तहत इसको लागू किया गया। भूमि कर को उपज का 80%, मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपये के उत्पादन हो रहा तो 80 रुपये टैक्स देना था। सोच ले सकते हैं कि किसान क्या करेगा बेचारा। अगर वो 10 क्विंटल गेहूँ पैदा किया तो उसे 8 क्विंटल तो जमा करना था। 1833 में विलियम बेंटिक ने संशोधन किया इसमें कुछ, जिसे मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन ने क्रियान्वित किया था। और इस व्यवस्था को, महलवाड़ी व्यवस्था को 30 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया। 30 वर्ष के लिए लगान की दर निश्चित की जाएगी। भू राजस्व का परसेंट कुछ कम किया। जब 30 वर्ष के लिए लागू किया तो इसने 66% इसको लागू किया। क्या अब किसानों से कितना लिया जाएगा? 100 में 66 रुपये। ठीक। इस सुधार के कारण मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत की भूमि व्यवस्था का जनक कहा गया। इन सुधारों की वजह से उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड को भू व्यवस्था का जनक कहा गया। महलवाड़ी में क्या था कि भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु महल, ग्राम या जागीर का एक भाग निश्चित किया गया। मान लीजिए कोई गांव है, उसी पूरे गांव को महल कहा गया। ठीक। और यहाँ से एक सामान्य रूप से कुछ लोगों को चयनित करके नेतृत्व दिया गया कि आपका काम होगा पूरे गांव से टैक्स वसूलना और उस वसूले गए टैक्स को कंपनी के राजकोष में जमा करना। ठीक। भूमि समस्त ग्राम सभा की थी सम्मिलित रूप से, और भागीदार को समूह कहते थे। ये लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी थे।
इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता था, जो सामान्य रूप से भूमि को संभालता था। यह ग्राम समाज की समृद्ध भूमि अन्य भूमि का स्वामी होता था। इस भूमि व्यवस्था को उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश को अवध प्रांत में लागू किया गया, बताया मैंने। आगे थी तीसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था भारत के कुल 51% भूभाग पर लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक पंजीकृत भूमिधर मतलब किसान को ही भूमि का स्वामी माना गया। इसमें प्रत्यक्ष रूप से किसानों को ही भूमि का स्वामी माना गया। वह प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार मतलब केंद्र कंपनी सरकार को भूमि कर जमा करेंगे। कौन? किसान। वह अपनी भूमि को गिरवी भी रख सकते थे, मतलब दूसरे को दे भी सकते थे, बेच भी सकते थे। जब तक वह कर देता था तब तक भूमि से वंचित नहीं होता था। जब तक वह टैक्स भू राजस्व देता था तब तक जमीन किसकी थी? किसान की। लेकिन जैसे ही कर नहीं देता था कंपनी उस पर मनमानी नियंत्रण लगा लेती थी। कर्नल रीड के प्रयासों से यह व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई। कहाँ लागू की गई? मद्रास प्रेसिडेंसी में। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी। वहाँ का एक क्षेत्र था बारामहल जिला, वहाँ पे सर्वप्रथम यह व्यवस्था लागू की गई। कई बार पूछा गया है। सर्वप्रथम बारामहल में रैयतवाड़ी व्यवस्था या मद्रास प्रेसिडेंसी में। 1792 में कैप्टन रीड ने थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक मुनरो था, याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम लागू किसके प्रयासों से हुआ, तो कर्नल रीड के प्रयास से मद्रास प्रेसिडेंसी या बारामहल जिले में। 1820 से लेकर 27 के मध्य, एक बार पूछा गया 2017 या 18 में पेपर में यह, तो 1820 से लेकर 27 तक मुनरो जो था बंगाल का गवर्नर बना था। थॉमस मुनरो बंगाल का गवर्नर था। उसी समय रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई। आगे चलकर 1925 में से मुंबई में लागू किया गया। वहाँ मुख्य रूप से एल्फिंस्टन और चैपलिन का योगदान रहता है। इन्होंने रिपोर्ट तैयार की जिसके आधार पर यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत सरकार ने बिचौलियों अर्थात जमींदारों का वर्ग समाप्त कर दिया और सीधा प्रत्यक्ष किसानों से संपर्क बनाए रखा। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू हुई? मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग क्षेत्र में। असम और कुर्ग क्षेत्र, पूर्वी बंगाल, मद्रास और मुंबई महाराष्ट्र या मुंबई प्रेसिडेंसी था। उस समय मुंबई मतलब गुजरात, मुंबई और कई क्षेत्र उसमें शामिल थे। अब देखिए, इन जो भूमिकर पद्धतियां थी इसका किसान ही शिकार हुए, चाहे महलवाड़ी व्यवस्था हो, रैयतवाड़ी या जमींदारी। नवीन प्रशासनिक और न्यायपालिक जो ढांचा था यह किसानों की बात नहीं सुनता था, वो जमींदारों और बड़े अधिकारियों के पक्ष में कार्य करते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी कृषि आधारित वह तहस नहस हो गई। कारण था कि भारतीय किसान जो थे आत्मनिर्भर किसान थे। वह अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही कृषि कार्य करते थे, जो ज़रूरत हो वही उत्पादन करें। लेकिन जब ब्रिटिश कंपनी उत्पादन कार्य को प्रारंभ कराई तो उसने अपने हित में फसलों को कई देखे कि आगे किसान आंदोलन पड़ेंगे, तो कुछ चीज़ों जैसे नील आंदोलन हुआ। नील आंदोलन कारण था ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। किसान नील नहीं उत्पादन करना चाहते थे, तो यही कारण था कि उनकी जो मूल कृषि पद्धति थी उसको तहस नहस किया गया। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य भूमि व्यवस्था न्यायिक कार्य को समाप्त कर दिया गया। जो हमारे यहाँ ग्रामीण पंचायती राज था उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। ग्रामों की प्राचीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया गया। कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया गया। भूमि का महत्व बढ़ने लगा। नई भूमि व्यवस्था ने भूमि और कृषक दोनों को चलनशील बना दिया। मतलब अब उनके पास ऐसा हुआ कि उन्हें पलायन करना पड़ा। कई जगहों पे देखेंगे आप, ठीक, मतलब अस्थायी रूप से जीवन यापन जो कर रहा था मजबूरी में वो एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन करने लगे। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों की भूमिका बहुत बढ़ी।
क्या था कि ऋण देते थे, ऋण नहीं चुकाने पे ये उसकी ज़मीन कब्जा कर लेते थे। तो ये क्या हुए, भूमिपति बनने लगे। इनके पास बड़ी मात्रा में भूमि प्राप्त होने लगी, क्योंकि ये सीधा नियंत्रण कर लेते थे। अब उत्पादन के नए साधन में धन की आवश्यकता बढ़ी, मुद्रा व्यवस्था का विस्तार हुआ, कृषि का वानिकीकरण हुआ, संचार व्यवस्था में सुधार, विश्व की मंडियों के साथ संपर्क भी बढ़ा और भारतीय ग्रामीण व्यवस्था को, भारतीय कृषि को एक नया रूप दिया गया। कुछ फैक्ट हैं, कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। जजमानी प्रथा, जजमानी प्रथा का तात्पर्य यही है, उत्तर भारत में यह प्रचलित थी। ग्रामीण समुदाय के भीतर विभिन्न जातियों के परिवार के मध्य एक पारस्परिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी। समाज में जो जातियां थीं सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इसी को जजमानी प्रथा कहते हैं। ठीक, 12 बलूट प्रथा महाराष्ट्र में थी। ठीक, पाई जाने वाली सेवक सह जाति व्यवस्था थी। 12 बलूट क्या थी, सेवक सह जाति व्यवस्था थी महाराष्ट्र में। मिरासी प्रणाली क्या थी, दक्षिण में प्रचलित थी, तमिलनाडु के गांव का नाम ही था। यह सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी। इसी पद्धति में कुछ पुरोहितों को भेंट भी दिया जाता था। ठीक, मिरासी वही है, इसको छोड़ दी। 3 कठिया पद्धति, यह चंपारण में प्रसिद्ध था। ठीक, 3 कठिया पद्धति में ही चंपारण का विरोध प्रदर्शन होता है। ठीक, बागान मालिक जो थे अनुबंध करा के 3/20 भाग पे नील की खेती कराते थे। 1917 में चंपारण विद्रोह होता है, तो इसका मेन कारण यही था, 3 कठिया पद्धति। ददनी प्रथा क्या थी, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों को अग्रिम प्रेस की, मतलब मान लीजिए किसी उत्पाद का मूल्य 100 रुपये है लागत, करते क्या थे, 50 रुपये अग्रिम दे देते थे और संविदा के आधार पर उनसे धन लेते थे। मतलब 50 रुपये दे दिए, अब उत्पादन करो। आपने कोई उत्पादन किया, आपको सस्ते दाम पे आपसे ले लिए, इस पे टैक्स भी लेते थे। ठीक, आपको जो पैसा दिए उससे टैक्स लेते थे। मान लीजिए टैक्स बढ़ा दिए, बढ़ते बढ़ते 70 रुपये हो गया, आपको मिलेगा अब कितना, 30 रुपये, जबकि आपको मिलना चाहिए था 50 रुपये। ठीक, तो घाटा करने का एक प्रथा थी, शोषण करने की। कम्युनिटी प्रथा को कम्युनिटी लिखा मिलता है। कम्युनिटी प्रथा यह बिहार, उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुर्मी जातियों से संबंधित मानी जाती है। इसमें क्या होता था, ऋण लेते थे, ऋण नहीं चुकाने पे अपने जो साहूकार थे उनके जीवन भर सेवा करते थे। कम्युनिटी प्रथा। दुबला हाली प्रथा यह सूरत में प्रचलित थी। ठीक, यह दुबला हाली भूदास अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे। अमीनी समिति यह गठित हुई 1778 में भू राजस्व अकाल के संबंध में। अमीनी समिति मेस्टन आयोग राजस्व में विभक्त मदों के त्याग से संबंधित थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति 1928 बारदोली जो सत्याग्रह होता है, बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए गठित समिति थी मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति 1928 बारदोली भूमिकर व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए गठित किया गया था। भूमिकर की जो वृद्धि थी उसको कम करने का सुझाव दिया। निमियर समिति 1936 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में सुझाव देने के लिए था। क्लाउड आयोग 1940 बटाईदारों की हिस्सेदारी को 2/3 करने का निश्चय किया गया। ठीक, इस तरह से हम लोग तीनों भू व्यवस्था पढ़े, उसका क्षेत्र, उसका विस्तार, उससे संबंधित तमाम बातें। अगला वीडियो हम बनाएंगे किसान आंदोलन पे। किसान आंदोलन कुछ है आदिवासी आंदोलन और कुछ है नागरिक आंदोलन। तो 3 वीडियो में इन तीनों को देखेंगे, पहले किसान, फिर आदिवासी, फिर नागरिक विद्रोह। तब पढ़ेंगे भारत में वाणिज्यिकवाद। ठीक, वाणिज्यिकवाद के 3 चरण हैं, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक, तो इस तरह से आपको नियमित वीडियो बनेंगे। आप लोगों से बस निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए
और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए चैनल को साथ, क्योंकि रोज़ के वीडियो आपको मिलते रहेंगे नोटिस में। लाइक करें, लोगों को शेयर करें। जितनी जल्दी आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों द्वारा शेयर करके सब्सक्राइब कराएंगे, आप जान लीजिए उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, उतने ज़्यादा आपके परीक्षा उपयोगी विवरण मिलेंगे। एक चीज़ और कि आप लोग को ये जो पढ़ाया गया इसकी PDF निःशुल्क रूप से टेलीग्राम चैनल पे, PCS गंगा नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल पे इस PDF को फ्री में पा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ PDF पढ़ना है तो भी इससे PDF आपको मिल जाएगा। ठीक, साथ ही साथ PCS गंगा नाम से फेसबुक पेज है जहाँ करंट अफेयर्स, यहाँ टेलीग्राम पे भी डेली करंट अफेयर की PDF मिलती है। ठीक, कोशिश करेंगे पढ़ाने का भी, लेकिन PDF आपको डेली की करंट अफेयर टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे, इसी नाम से PCS गंगा के, तो आपको पेज पे और टेलीग्राम चैनल पे करंट अफेयर्स के सारे मैटर्स डेली के फ्री में अपलोड किए जाते हैं, तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।